तो जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई के पार्ट 4 के करंट अफेयर्स को। और इसके साथ ही साथ में करंट अफेयर्स की जो क्विजेस हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे कंटिन्यूसली चलाई जा रही हैं। आप वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि इन सारी क्विजेस का जो कंपिलिएशन है वो किया जाएगा एक पीडीएफ फॉर्मेट में। और वो पीडीएफ फॉर्मेट के बाद इन क्विजेस को जो है वो मैं सॉल्व भी कराऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह वहां से डाउनलोड कर लो और इनके सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से देख लेना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि सीडीएस का अपकमिंग बैच जो है 2025 के लिए वो भाई हमारा लॉन्च हो चुका है और ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है। 100 डेज का बैच है ये। एंड इसके इनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ CAPF AC का 2025 का 7 महीने का बैच भी लॉन्च हमने कर दिया है। ये भी 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। आप लोग समझदार हैं, आपको पता है भाई कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, किस तरह के बैचेस में एनरोल करना चाहिए। हमने कंटेंट अपना बता रखा है। हमारा कंटेंट देखने में भले ही कॉम्प्रिहेंसिव लगता है लेकिन वो एक्चुअली में वर्क करता है ना। कंटेंट ऐसा होना चाहिए तो पढ़ाई इंटरटेनिंग नहीं होती। पढ़ाई कंटेंट आपको इंटरटेन करने के लिए नहीं होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम में आपकी हेल्प करे, जो कि डिफेंस तक का कंटेंट करता। ठीक है। चलो भाई, जुलाई के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएंगे यूनियन बजट 2024-2025 को प्रेजेंट कर दिया गया है पार्लियामेंट में। इस साल के बजट में खासकर ध्यान दिया गया था एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs और मिडिल क्लास। बजट आता है आर्टिकल 112 के अंडर में। ठीक है। और इसको फॉर्मली क्या नाम से जाना जाता है? इसको फॉर्मली बजट नहीं कहा जाता, इसको फॉर्मली बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। फिर हाइलाइट्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने 5 स्कीम्स के पैकेज को जारी किया, इनिशिएटिव्स लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए और बाकी अपॉर्चुनिटीज के लिए। 4.1 करोड़ जो यूथ हैं उनके लिए ओवर आ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर पीरियड कि 5 सालों में इनको रोजगार दिलाया जाएगा। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज जो है उनका रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटीज को दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है ताकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा बूस्ट दिया जा सके, सपोर्ट दिया जा सके, लोकल वैल्यू एडिशन हो जाए। ठीक है। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी कि जो सामान हम बाहर भेजते हैं उसमें भी हम लोग ज्यादा अच्छे से स्किल्स को एनहेंस कर पाए। और टैक्सेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका रिवीजन भी नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से किया है। यानी कि जो TDS रेट होती है वो रिड्यूस कर दी गई है कुछ पेमेंट्स में, है ना, और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स पे होते हैं उन पे टैक्स रेट आपकी 20% आपकी शॉर्ट पे लगेगी और 12.5% आपकी लॉन्ग टर्म गेन्स पे लगेगी। एक्सेम्पशन की बात की जाए तो कैपिटल गेन्स की जो एक्सेम्पशन लिमिट है सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स पे वो 1.25 लाख पर ईयर कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। उसके बाद एक और आता है विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है। ये 2024 वाली स्कीम है भाई। इसको प्रपोज किया गया है ताकि इनकम टैक्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाया जा सके। ठीक है। इसके साथ साथ कॉरपोरेट टैक्स जो रहता है फॉरेन कंपनीज के लिए वो भी 40 से लेके 35% कर दिया गया है ताकि ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाए। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ सिक्योरिटीज, ये बढ़ा दिया गया है। इक्वलाइजेशन लेवी जो 2% का होता है वो कम कर दिया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो इम्यूनिटी दी जाती है पेनल्टी से, प्रोसिक्यूशन से बेनामीदार को, है ना, फुल और ट्रू डिस्क्लोजर पे कि भाई ये जमीन किसकी है, जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में आता है। तो भाई इसमें इनको फुल क्या बोलते हैं इम्यूनिटी दी गई कि भाई आप बताओ तो सही जमीन है किसकी। ठीक है। अब इसी को फॉलो करते हुए भाई हमारी इसी के अंडर में न्यूज आ जाएगी कि यूनियन बजट 2024-2025 ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स के क्रिएशन के बारे में प्रपोज किया है ना। ये जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स है ना ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में स्टेब्लिश किए जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करेगी। किस तरीके से करेगी? इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग और प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की जो आपकी स्कीम होती है उसके अंडर में करेगी, यानी कि इनको वो उपलब्ध कराएगी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। ये तकरीबन आपका 100 सिटीज के अंडर में किया जाएगा
पार्टनरशिप की जाएगी स्टेट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, और सबसे बढ़िया तो ये है कि टाउन प्लानिंग स्कीम्स जो रहती हैं उनके साथ में पार्टनरशिप की जाएगी। अब भाई अगर हम इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्क्स वो इकोनॉमिक जोन होते हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है, जिनको स्पेसिफिकली डेवलप किया जाता है एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को होस्ट करने के लिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश की श्री सिटी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसी साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कि भाई लोकल लेवल पे ये काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं लोकल लोगों के लिए खासकर, ठीक। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, सीधी सी बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भाई आपका अट्रैक्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम NICDP की बात करें, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इनका क्या काम है? इनका एम है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाना, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो रहता है उसको बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट को बनाना जिसका सीधा सा काम रहेगा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करना, जो कि बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वर्ल्ड में क्रिएट कर सके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं उनको बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ 32 प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको 4 फेजेस में बनाया जाएगा। अभी जो पहला आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये आपका बनाया जाएगा दिल्ली से लेके मुंबई, ठीक है। ये आपका 2000 सॉरी ये आपका बनाया जा चुका है, एक तरीके से देखा जाए तो 2007 में इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, अप्रूव कर दिया गया था। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो ये आ जाता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, NICDIT के अंदर में। और इसके साथ साथ में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NICDC भी आ जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग अथॉरिटी में आपके सबसे सुप्रीम आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होते हैं, वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। फिर अगेन यूनियन बजट वाली खबर ही है भाई, यूनियन बजट 2024-2025 ने 5 स्कीम्स को अनाउंस किया है, 5 स्कीम्स को अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के अंदर, ठीक है। पैकेज का एम क्या है? पैकेज का एम है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज 4.1 करोड़ यूथ को 5 साल में दिला। एक तो आ जाती है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, और स्कीम सी जो है वो सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स के लिए है। इसमें भाई देखो इसके स्पेसिफिक्स आप पढ़ लेना वैसे तो, चलो मैं बता ही देता हूँ अगर आपको वैसे देखना है तो। स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स में 1 महीने की वेज जो है उन सारे लोगों को दी जाएगी जो वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर्स में। सैलरी जिनकी 1 लाख पर मंथ तक होती है। बेनिफिट, 1 मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15-15 हजार रुपए तक फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को दी जा सकती, ठीक है। स्कीम भी ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। इसमें एम्प्लॉयज के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी EPFO कंट्रीब्यूशन जो 4 साल में देते हैं उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एंड एज सच मतलब ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, आई होप आप लोग इसमें देख ही सकते हैं। स्किलिंग प्रोग्राम आ जाता है एंड देन उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आप PDF में जाके डिटेल में पढ़ लें। फिर आ जाता है फोर्थ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीजेस सिग्नल स्पॉटलाइट 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट उन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है जो कि आइडियाज से रिलेटेड हो, है ना, इन द डेवलपमेंट एंड स्मार्ट आइडियाज से रिलेटेड होते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल किया जाता है। तो स्पॉटलाइट 2024 जो है ये फोकस करती है इंटर जनरेशनल इक्विटी, इंटर जनरेशनल इक्विटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में समानता, है ना, फेयरनेस बिटवीन जनरेशंस। और 3 की एरियाज को डिस्कस करती है। पहला तो रहता है होप फॉर इक्विटेबल फ्यूचर, ठीक है, कि भाई सबके लिए बराबर का जो फ्यूचर होना चाहिए। एक आ जाता है होप फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेस, और तीसरा आ जाता है होप फॉर रेजिलेंट एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS। इसको लॉन्च कर दिया गया है मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 4 महीने के पीरियड के लिए, और ये जुलाई 31 2024 को खत्म हुई, है ना। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा, ताकि EVs इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जा सके देश में, है ना। ये आ जाती है एक फंड लिमिटेड स्कीम। टोटल आउटले था इसका 500 करोड़ का 4 महीनों के
लिए। एलिजिबल ईवी की कैटेगरीज कौन सी थी? टू व्हीलर्स आ जाते हैं भाई, इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट कमर्शियल व्हीकल्स आ जाते हैं। थ्री व्हीलर्स आ जाते हैं, इसमें ई रिक्शास आ जाते हैं, ये टमटम वगैरह है ना, और कार्ट्स वगैरह आ जाती हैं। ईवीज जिनको इंसेंटिवाइजेशन किया जाना था, जिसकी एलिजिबिलिटी थी भाई इसके अंडर में, उनको मैन्युफैक्चरिंग और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो EMPS 2024 के सर्टिफिकेट पीरियड के दौरान ही किया जा रहा है। फिर आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट प्रपोज टू विड्रॉ 2% इक्विलाइजेशन लेवी अफेक्टिंग नॉन रेजिडेंस ई कॉमर्स कंपनीज। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, है ना, इक्विलाइजेशन लेवी होता क्या है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में, है ना। इनिशियली ये आपकी लाई गई थी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स के लिए और उससे रिलेटेड पेमेंट्स के लिए, ठीक है। यानी कि जो कि डिजिटल स्पेस का यूज करते हैं पेमेंट वगैरह, डिजिटल एड स्पेस का यूज करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो इसको 6% पे रखा गया था नॉन रेसिडेंट्स के लिए, ठीक है, विदाउट आ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ऐसे नॉन रेसिडेंट्स जिनको कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती है भाई इसमें? इसमें एनी क्या बोलते हैं, एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं। 2020 में इसका जो स्कोप है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और ई कॉमर्स जो आपकी सप्लाईज होती हैं या सर्विसेज होती हैं इंडियन रेसिडेंट्स के लिए, जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो भी बढ़ा दिया गया। और ये लेवी आपकी 2% पे सेट कर दी गई ऑन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में आ जाए, है ना। ऐसे नॉन रेसिडेंट्स जिनका परमानेंट रेसिडेंस इंडिया में आ जाता है, उन लोगों के लिए भाई इसको जो है कम कर दिया गया। पर्पस सिंपल सा है, फेयर कंपटीशन, रीजनेबलनेस और एबिलिटी जो गवर्नमेंट की रहती है, जिसके द्वारा बिजनेसेस को टैक्स किया जाता है, ये इंक्रीज करना, उसको एनहेंस करना। फिर कल्याणपट्टू की बात करेंगे तो देखो भाई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इंडियन कल्याणपट्टू फेडरेशन को रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया है कि भाई आप कल्याणपट्टू को देश में प्रमोट करें। कल्याणपट्टू को केरल में डेवलप किया गया, इसको एंशियंट मार्शल आर्ट्स, वन ऑफ द एंशियंट मार्शल आर्ट्स में काउंट किया जाता है। ये अपने हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक्स के लिए जाना जाता है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं और डेडली वेपन्स को काफी आसानी से यूज किया जाता है। अब इसमें दो मेन स्टाइल्स आ जाती हैं, एक तो आ जाता है वड़क्कन, ठीक है, वड़क्कन को नदर्न स्टाइल भी बोलते हैं। ये प्रीडोमिनेटली मालाबार जो रीजन है केरल का, वहां प्रैक्टिस किया जाता है। और दूसरा आ जाता है थेक्कन या फिर सदर्न स्टाइल, ये आपके ट्रेवनकोर वाले जो रीजन है वहां पर प्रैक्टिस किया जाता है। अब इसरो की बात करेंगे तो इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कैरी आउट किया है सेकेंड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट का फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, है ना। यानी कि ये यूज करेगी एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को, ठीक है, किसके लिए? कंबशन के लिए। और इससे किसी प्रकार का ऑक्सीडाइजर इनको कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल की प्रोवाइड करा रही है लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, और पेलोड फ्रैक्शन जो है आपका बढ़ा है। इसमें तीन मेन टाइप्स आ जाते हैं, एक तो आ जाता है रामजेट, है ना। ये सबसे एफिशिएंटली वर्क करता है सुपरसोनिक स्पीड्स पे, खासकर मैक 3 के आसपास। स्क्रैम जेट भी आ जाता है भाई आपका, ये एफिशिएंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। और उसके बाद में आ जाता है डुअल मोड रैम जेट, ठीक है। ये जो है भाई आपका, ये सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबशन मोड दोनों पे वर्क कर सकता है। उसके बाद नई स्पीसीज जो है शील्ड टेल्ड स्नेक, यानी कि यूरोपेल्टिस कॉर्डा मकोल्टा को वेस्टर्न घाट्स में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ये एरिया आ जाता है मेघमलाई मुन्नार मलाई सॉरी मलाई मुन्नार लैंडस्केप में आ जाता है, ठीक है। अब देखो शील्टेड स्नेक्स जो रहते हैं ये बिलोंग करते हैं पेल्टिडाई फैमिली को, और ये इंडिया के साथ साथ श्रीलंका के एंडेमिक होते हैं, यानी कि ये यहाँ के लोकल निवासी हैं, ठीक है। 62 स्पीसीज हैं शील्टेड स्नेक्स की, जिसमें से 44 जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। इनका हैबिटेट हिली फॉरेस्ट में रहता है, टनल्स जो आपकी रहती हैं, टनल्स के अंदर पत्तियों में छुपे रहते हैं, हमस यानी कि मिट्टी के अंदर छुपे रहते हैं, रॉक्स और ब्लॉक्स में छुपे रहते हैं। इनका बिहेवियर की बात करें तो ज्यादातर ये टाइम अपना अंडरग्राउंड कोने में बिता देते हैं पुलिस से भागते हुए, और इसके साथ साथ ये सरफेस पे आते हैं रात के टाइम और एक्टिव रहते हैं बारिश के दौरान। अब आगे बात करेंगे, रिसर्चर्स रिसेंटली प्रूव दैट हाउ अ क्लास ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स
जिसका नाम है मैक्रोलोन्स, है ना, उससे बैक्टीरियल सेल फंक्शन डिसरप्ट किया जा सकता है, जिससे इन्फेक्शियस डिसीज से कॉम्बैट किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। तो मैक्रोलोन्स जो है ये दो डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं। या तो ये प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है उसके साथ इंटरफेयर करने के साथ साथ, या फिर जो डीएनए स्ट्रक्चर रहता है ये उसको क्या कर देते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस होती है उसको डिफिकल्ट बनाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसको डिफेंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, क्या बोलते हैं, अटैक्स के साथ लड़ने के लिए। और मैक्रोलेज आपके सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि दो वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर देते हैं, मैक्रोलेट्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, और अलग अलग मैकेनिज्म के साथ। ठीक है। अब उसके बाद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जो है उनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, है ना, इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए टू द ओलंपिक मूवमेंट। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड 2008 में सिक्योर किया था बीजिंग ओलंपिक्स में इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ये शायद आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ना, स्पेसिफिकली ओलंपिक ऑर्डर के बारे में नहीं, लेकिन किस इवेंट में इन्होंने जीता था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की बात कर रहे हैं। 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक मूवमेंट में काफी अच्छी सर्विस दी होती है। ठीक है। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। फिर बैक टू यूनियन बजट। यूनियन बजट 2024-2025 ने अनाउंस किया कि भाई एंजल टैक्स सारे इन्वेस्टर्स के लिए हटा दिया जाए, है ना। एंजल टैक्स अगर हटा दिया जाएगा तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी अच्छे से और ज्यादा निखर के सामने आएगा, एक ज्यादा रोबस्ट और सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बने, है ना। इसके द्वारा जो चेंजेस आपके एंजल टैक्स के आएंगे वो आपके 1 अप्रैल 2025 से सामने आएंगे। ठीक, एंजल टैक्स होता है क्या है? इसको 2012 में फाइनेंस एक्ट 2012 के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सेक्शन 56 में आ जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब कि ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है किस पे, कि भाई अनलिस्टेड कंपनीज जो फंडिंग लेती हैं, है ना, अनलिस्टेड कंपनीज जो फंडिंग लेती हैं या स्टार्टअप कोई फंडिंग लेते हैं, और अगर उनका वैल्यूएशन उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो फिर भाई उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। एफएमबी यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहती है? फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि वो प्राइस होती है जिसके द्वारा ओपन मार्केट में आप किसी एसेट को बेचते हैं, सेलिंग करते हैं या फिर परचेजिंग करते हैं, है ना। और ये जो एक्सेस अमाउंट है उसको इनकम के तौर पे ट्रीट किया गया और उस पे रेट लगाई गई 30.9%। इसका सीधा सा काम है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग से आपको मतलब कर्व करना है, मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगानी है, टैक्स अवॉइडेंस रोक देनी है ना। मतलब कि कई बार क्या होता था कि फेयर मार्केट वैल्यू कुछ है और दिखाई कुछ और जा रही है, इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जाती थी। इसको हटाने का सीधा सा सिंपल ये आ गया है कि कंप्लायंस जो बर्डन है वो स्टार्टअप्स पे खत्म करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है। मेथोडोलॉजी सिंपल है कि जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज क्या बोलते हैं करेगा फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, जो कि एक अनफेवरेबल प्रैक्टिस स्टार्टअप्स के लिए मानी जाती थी। ठीक है। डीसीएफ इवेल्युएट्स इन्वेस्टमेंट्स कैसे करता है भाई? डीसीएफ इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करता है एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे। ठीक है। इसकी वजह से आपका जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में कम हो जाता है। एंजल टैक्स को हटाने के साथ साथ गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे यूनियन बजट अनाउंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को, तो विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल, इनके बारे में जान लेते हैं। एक काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के बेस के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उसी की लाइन पे किया जाए, है ना। इससे इनको वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाए। अब अगर हम विष्णुपद टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल आपका आ जाता है फाल्गु रिवर के तट पे। फाल्गु रिवर गया में आ जाती है बिहार में, कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इसको इंदौर की जो महारानी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने 18th सेंचुरी में रिनोवेट करवाया था। एक 40 सेंटीमीटर बड़ा यहाँ पे जो फुटप्रिंट है वो माना जाता है भगवान विष्णु का है, और इसी जगह पर उन्होंने गयासुर का वध किया। महाबोधि टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका उस बेस पे आ जाता है, बोधि यानी कि पीपल
ट्री के बेस पर आ जाता है, जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण या फिर निर्वाण मिला था, बोध गया बिहार में, है ना। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था पहला बार, 3rd BC में। ठीक है। और इसकी जो वेदिका थी, यानी कि इसकी जो रेलिंग थी टेम्पल की, वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करती है, और बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो पाल पीरियड को भी बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट टेम्पल जो है वो आपका मतलब कि ज्यादा पुराना नहीं है, कॉलोनियल टाइम में इसको दोबारा बनाया गया था। और इसकी डिजाइन की बात करें, ना तो ये नागर है, ठीक है, ना ही ये द्रविड़ है। ठीक है। यानी कि ये नागर जैसा भी दिखता है, और क्या बोलते हैं, द्रविड़ जैसे इसमें कर्व भी नहीं है। इसको नॉर्मली नागर यानी कि जो नॉर्थ रहता है, द्राविड़ यानी कि जो साउथ रहता है, और वेसर यानी कि जो नॉर्थ और साउथ दोनों की मिक्सिंग होती है, उन सब का माना जाता है। ठीक है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, जो टोटली आपकी ईंटों की तरह बनाए गए हैं, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया। अब आगे बात करेंगे, प्लान्टेड टू पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर्स बीएसआर बजट 2024-2025। इस अनाउंसमेंट से इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक शिफ्ट देखा जा सकता है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 ने ये परमिट नहीं किया था कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में होगा, है ना। अब ये जो बीएसआर हैं, भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं, ये ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अलाइंड है, जहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है ना। अब SMRs जो आपके रहते हैं, स्मॉल मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो रहते हैं, इस ये एक इंटायरली नया कंसेप्ट होता है, जिसमें फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल्ड रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। जबकि बीएसआर जो रहते हैं, ये इंडिया की एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड रहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 रिलीज। तो ये जो रिपोर्ट है, इसको प्रिपेयर किया गया है 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा। एक तो यूनाइटेड नेशंस की FAO आ जाती है, IFAD आ जाती है, यूनिसेफ जो है वो भी आ जाती है, WFP आ जाती है, और WHO भी आ जाती है ना। थीम क्या रहेगा इसका? बेसिकली थीम है फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माइल्ड न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। अगर हम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की वर्ल्ड के स्टेटस की बात करें, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2 है ना, जिसको जीरो हंगर कहा जाता है, वो अचीव करने में अभी तक तो असमर्थ। ठीक है। 11 में से एक लोग जो हैं, वो आपके 2023 में उन्होंने हंगर फेस की है ग्लोबली। 713 से लेके 757 मिलियन लोग जो हैं, वो अंडर नरिश्ड पाए गए हैं 2023 में। ठीक है। 28% के आसपास की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वो मॉडरेटली या फिर सीवियरली फूड इनसिक्योर पाई गई है 2023 में। अब जो DRDO है, उन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किए हैं फेज 2 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम, है ना। ये जो BMD सिस्टम है, ये किसी भी प्रकार का जो अटैक होता है भाई हमारे अगेंस्ट में, उसमें इंटरसेप्टर्स को लॉन्च कर देते हैं, है ना। जो इंटरसेप्ट क्या करेंगे, इनकमिंग मिसाइल को इम्पैक्ट पे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। DRDO की जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट फेज 2 के हो रहे हैं, AD के यानी कि एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल के, इससे इंडिया की इंडिजिनियस कैपेसिटीज डेमोस्ट्रेट की गई हैं कि आप 5000 किलोमीटर क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको टैकल कर सकते हो, है ना। टारगेट मिसाइल जो है, वो वेपन सिस्टम रडार्स जो लैंड पे डिप्लॉय किए जाते हैं, सी पे डिप्लॉय किए जाते हैं, उसके द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, और एयर डिफेंस इंटर सिस्टम है, उसके द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, संगमेश्वर टेम्पल इज सबमर्ज्ड ड्यू टू फ्लडिंग इन कृष्णा रिवर। तो संगमेश्वर टेम्पल जो है, ये लाया करता है नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में आ जाती है। एनुअली जब आपके श्री साइलम जो डैम है, उसका जब पानी भर जाता है, तो उसके बैकवाटर्स की वजह से भाई ये भी आपका डूब जाता है। ये बनाया गया था किसने? ये चालुक्य डायनेस्टी के पीरियड के दौरान बनवाया गया था, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। इसके साथ बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी आ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम संगमेश्वर टेम्पल रखा गया है। ठीक है। बाकी भी संगमेश्वर टेम्पल आ जाते हैं इंडिया में। एक आ जाता है श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी टेम्पल। ठीक है। ये आता है आपका तेलंगाना में। इसके बाद आ जाता है संगमेश्वर टेम्पल भवानी, तमिलनाडु में।
और संगमेश्वर टेम्पल कर्नाटक में आ जाता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पट्टक्कल में, है ना। पटक को पता है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पट्टादकल, सॉरी। फिर हम बात करेंगे 300 आर्टिफिशियल रीफ्स को डिप्लॉय किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ये जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, इनको यूज किया जा रहा है टू रिहेबिलिटेट और इम्प्रूव नेचुरल हैबिटेट्स, है ना, एंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक्वेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उनके हैबिटेट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करने के साथ ही साथ। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यूज करके कोस्टल फिशरीज को रिजुविनेट कर, है ना। इसके जरिए क्या रहेगा कि जो वेव डैमेज होता है कोस्ट पे, उसको बचाया जाएगा, क्योंकि आपके आर्टिफिशियल बैरियर्स जो है वो आपके लगाए जा रहे हैं। फिर कुछ जनरेशन हो सकता है मेरीन इकोसिस्टम्स का, और ये एक कार्बन सिंक के तौर पे भी काम करेगा, ठीक है। इनटू इनहेंस रिक्रिएशनल फिशरीज, इको टूरिज्म भी होगा, सुटेबल एरियाज होंगे भाई आपके डाइविंग के, कन्फ्लिक्ट्स नेचर और मैन के बीच में कम से कम होंगे, और उसके साथ साथ जो बॉटम ट्रॉलिंग होती है वो भी आपकी यहाँ पर नहीं की जाएगी नियर टू टोर एरियाज। फिर आएगा राइट टू शेल्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड और उस पे जो लोगों ने अवैध कब्जा किया है कई सालों से, उसके बीच में भाई सरकार को बैलेंस बना लेना चाहिए, ठीक है। बदले में वो लोग पत्थर फेंके दंगा करे, कोई इशू नहीं है। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू शेल्टर, जो कि राइट टू रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 के सेक्शन 1E से आ जाता है, और राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 से आ जाता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एवीएस एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1996 वाले केस में भी बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो वो एग्जामिन कर रही है उस इशू को जिसमें बोला गया है राइट टू बी फॉरगटन, है ना, वो डिजिटल प्राइवेसी के मामले में होना चाहिए, यानी कि भूल जाने का राइट, भैया मैं बुला दूं, है ना। इसको राइट टू इरेजर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है इंडिविजुअल राइट्स के साथ, यानी कि हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए अपने पर्सनल डेटा का यूज के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिक्टेट कर सकते। जस्टिस केस पुत्तुस्वामी वाला केस 2017 का जो कई बार पूछा जा चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में मतलब इस राइट को रिकॉग्नाइज किया है, और जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ जाता है वो राइट टू फॉरगटन को मेंशन नहीं करता है, ठीक है। यूरोप के भी जीडीपीआर के लॉज आ जाते हैं, वो राइट टू बी फॉरगटन को यूज करते हैं। इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करें रूल 267 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, तो राज्यसभा चेयरमैन ने कंसर्न रेज किया है ओवर द मिसयूज ऑफ रूल 267, जिसके द्वारा सस्पेंशन अलाउ किया जाता है ऑफ रूल्स। अर्जेंट मैटर्स का डिस्कशन करना है तो रूल्स को आप तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं। राज्यसभा चेयरमैन ने इसके ऊपर कंसर्न उठाया है। ये जो रूल है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए यूज किया जाता है, और इसको सिर्फ 6 बार ही इन्वोक किया गया है 36 सालों में। इससे पहले 2016 में इसको यूज किया गया था, है ना। इसको एडजमेंट मोशन के बराबर माना जाता है जो लोकसभा में होता है, जिसकी वजह से आपका जो भी शेड्यूल्ड बिजनेस है उसको साइड में रख के अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर डिस्कशन किया जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। फिर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अ रिव्यू रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ये जो फ्रेमवर्क रहेगा आपका डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का, यानी कि डीएमटी का, ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो फ्रेमवर्क है इसको रिवाइज किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। रिव्यू क्यों किया गया, रिव्यू आपका किया गया क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस आपके बढ़ चुके हैं इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स, डेवलपमेंट हो चुका है पेमेंट सिस्टम्स में फंड ट्रांसफर वगैरह के लिए, और रिवाइज फ्रेमवर्क जो है वो आपका 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया। फिर बात करेंगे बोलीविया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ मर्कसर। ये एक सदर्न अमेरिकन कॉमन मार्केट आ जाता है, ठीक है। इसको मर्कसर कहा जाता है, ठीक है। स्पेनिश इनिशियल्स लैटिन अमेरिका में कुछ इस तरीके से यूज किए जाते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था भाई आपका अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना भाई शामिल था, ब्राजील शामिल था, पैराग्वे शामिल था, उरुग्वे कंट्रीज ने 1990 स्टेब्लिश किया था। और फिर इसको जो है वेनेजुएला ने ज्वाइन कर लिया और बोलिविया ने भी ज्वाइन कर लिया।
वेनेजुएला को सस्पेंड किया गया है दिसंबर 2016 से। इनका सीधा सा ऑब्जेक्टिव है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोगों का इन 4 मेंबर कंट्रीज में होना। इंडिया एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मर्कोसर के साथ में साइन कर चुका। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया। रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। हाई यील्ड रिपोर्ट रिलीज्ड हाई यील्ड रिटर्न रिलीज यील्ड हाई रिटर्न सॉरी। तो देखो भाई, इंडिया के पास लार्जेस्ट एडोलेसेंट एडोलेसेंट 10 से 19 साल की उम्र के लोग आ जाते हैं। 253 मिलियन भाई लोग हमारे पास टोटल वर्ल्ड में है। एडोलेसेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% से कम हो चुकी है। एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट जो है वो 83% से डिक्लाइन कर चुकी है बिटवीन 2000 एंड 2019। ठीक है, यंग पीपल जो सेकेंडरी स्कूल को कंप्लीट कर रहे हैं वो आपके 2005 में थे मात्र 22% और अब हो चुके हैं 50% 2020 में। ठीक है, इसके साथ साथ फैटल रोड एक्सीडेंट्स जो एडोलेसेंट्स के हो रहे हैं अंडर 18 वो भी आपके 22.7% से बढ़े। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है स्टेट्स को मिनरल राइट्स पे वो टैक्स लगा सके, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने की जो बेंच थी उसमें 9 लोग शामिल थे जिसमें 8:1 की रेशियो से रूलिंग दी गई और ये बोला गया कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, स्टेट विधानसभाओं के पास ये पावर है कि वो माइनिंग लैंड्स पे टैक्स कर सके, है ना। और ये पार्लियामेंट की माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन यानी कि MMDRA 1957 के द्वारा इस पे रोक नहीं लगाई जा सकती, लिमिट नहीं किया जा सकता। एक डिसेंटिंग जो जजमेंट यहाँ पर आ जाता है, उन्होंने बोला है कि मिनरल राइट्स जो अगर आपके टैक्सेशन राइट स्टेट्स को दिए जाएं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। कोर्ट के द्वारा की ऑब्जर्वेशंस क्या है? कोर्ट्स के द्वारा ये कहना है कि पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आ जाता है, स्टेट लिस्ट की एंट्री 50 में आ जाता है ना। और पार्लियामेंट अपनी रेसिडरी पावर को यूज करने के साथ साथ इस सब्जेक्ट मैटर पे यूज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट लेकिन इम्पोज कर सकती है कुछ लिमिटेशंस को स्टेट्स के मिनरल टैक्सेशन के कानून बनाने के बाद, लेकिन MMDRA जो है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसी लिमिटेशंस लगाने को लेके नहीं कहा गया है ना। और फिर उसके बाद एंट्री 54 आ जाती है हमारी, वो आ जाती है यूनियन लिस्ट की। उसमें यूनियन की पावर के बारे में बताया गया है जो कि मिनरल्स के ऊपर है ना। वो रेगुलेटरी है और उसमें कोई टैक्सिंग अथॉरिटी तो लेकिन शामिल नहीं। इसके साथ साथ एंट्री 49 जो है जो यूनियन लिस्ट में आ जाती है, इसमें आपका लैंड नाम का जो वर्ड है, जो टर्म है वो यूज किया गया है जिसमें मिनरल ऐसे लैंड्स की बात की जाती है जिसके अंदर मिनरल्स हो, है ना। और इसके द्वारा टैक्स लगाने की जो आपकी क्या बोलते हैं पावर है वो भी स्टेट्स को दे दी गई है। कोर्ट ने 1989 में अपने जजमेंट को ओवररूल कर दिया था और ये बोला था कि रॉयल्टी जो होती है ना, इज नॉट विद इन द नेचर ऑफ अ टैक्स। रॉयल्टी आपकी टैक्स के नेचर में नहीं आती है और वो MMDRA के अंडर में नहीं आती। MMDRA स्पेसिफिकली क्या कहता है, ये माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया में और अलग अलग तरह के लाइसेंसेस देता है। रिकनेसेंस परमिट हो गया, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हो गया, ताकि डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर किया जा सके, प्रूव किया जा सके। माइनिंग लीज दी जाती है मिनरल निकालने के लिए। कंपोजिट लाइसेंस होते हैं एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन मंड्या एंड यदगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो देखो भाई, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च ने 16, एक सेकेंड में पेन ही उल्टा पकड़ा हुआ है, 1600 टन का जो आपका लिथियम रिसोर्सेज होते हैं वो पाए हैं इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, लिथियम रिजर्व डिस्कवरी जो है इससे हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंस है, यानी कि जो बाहर से हम सामान मंगाते हैं वो कम हो जाएगा। करेंटली इंडिया मेजरली डिपेंड करती है चाइना पे और उसके साथ साथ हांगकांग पे, यही से हम अपना लिथियम मंगाते हैं। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी अगर एनर्जी स्टोरेज में हो जाती है, इससे क्या बोलते हैं, इसमें ग्रीन ट्रांजिशन होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है,
लाइक आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, ये सब। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम को कहा जाता है वाइट गोल्ड, ठीक है। सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कली टॉक्सिक मेटल होता है, जिसकी सारे मेटल्स में लोएस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। इसको क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अंडर में आइडेंटिफाई किया गया है अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके एप्लीकेशंस तो आपको पता है, बैटरीज में यूज किया जाता है, एलॉयज में यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल यूज भी इसके किए जाते हैं। आगे बात करेंगे व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स की। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स को अब प्रायर परमिशन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स की नहीं चाहिए होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, ताकि टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट 1974। ये जो परमिशन है, इनको ऑफिशियली बोला जाता है कंसेंट टू एस्टैब्लिश, ये बोला जाता है ना। और उसके साथ साथ और कंसेंट टू ऑपरेट भी कहा जाता है। तो ये दी जाती है ताकि इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जा सके, इनका जो भी इफ्लुएंट होता है ना, जो भी इनका सामान निकलता है, एमिट्स जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, है ना, उसके लिए इनको दी जाती है परमिशन। तो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो है, अब ये आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल कोड्स को सेल्फ डिक्लेरेशन के तहत क्या करेंगी, बताएंगी, इन्फॉर्म करेंगी। व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स आपके वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग होती हैं, है ना। इनको व्हाइट कैटेगरी के कैटेगरी में डाला जाता है, बस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें आपके विंड आ गया, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आ गए, एयर कूलर्स, बाइसाइकिल असेंबली वगैरह, इनसे कोई एफ्लुएंट नहीं निकलता। फिर आगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अटैच्ड ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। इससे पहले ये हमारी एक स्कीम हुआ करती थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिविजन के अंडर में 2018, ठीक है। I4C की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक नोडल पॉइंट के तौर पे काम करना, तो कर्ब साइबर क्राइम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे एक्ट करना साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए, और इसके साथ साथ इजी कंप्लेंट फाइलिंग को फैसिलिटेट करना। वैसे साइबर क्राइम इंडिया में बहुत बढ़ चुका है और ये कुछ ऐसा खास हेल्प कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके वर्टिकल्स आ जाते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट्स, और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, एसेट्रा। फिर लीगल इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डेटा को शेयर किया है ऑन पेंडिंग गवर्नमेंट लिटिगेशन। ये सब उन्होंने किया है लीगल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। LIMBS एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, जो कि मॉनिटर करता है पूरे लिटिगेशन के प्रोसेस, है ना। ये जो पूरा आपका वाद विवाद का कोर्ट केसेस का पूरा मामला होता है, उसको इनको मॉनिटर करने का काम है ना। किसके हिसाब से ये सब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। 6.98 लाख पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट केसेस के सामने पड़े हुए हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एक लिटिगेंट है ना। हाईएस्ट केसेस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड हैं, रेलवे से रिलेटेड हैं, और उसके साथ साथ डिफेंस जो है उससे भी रिलेटेड है ना। कौन सी टोटल मिला के ये 57% टोटल केसेस हो जाते हैं, पेंडिंग कोर्ट केसेस में शामिल आ जाते हैं। पेंडेंसी जो है वो आपकी ट्रिब्यूनल्स के सामने भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2.75 लाख केसेस ट्रिब्यूनल्स के सामने भी पेंडिंग है। उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। फ्रिगेट की बात करेंगे, जो कि दो एडवांस फ्रिगेट्स में से एक आ जाता है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है फॉर द इंडियन नेवी। इसको लॉन्च किया गया। ये जो आपके फ्रिगेट्स हैं ये इंडिजिनसली बनाए गए हैं, पहली बार किसी भी इंडियन शिपयार्ड के द्वारा। फ्रिगेट क्लास फ्रिगेट्स की बात करें तो इनको डिजाइन किया गया है फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस अगेंस्ट एनिमी सरफेस शिप, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। इनमें स्टेल्थ स्टेजर्स भी होंगे, एडवांस वेपन्स और सेंसर्स प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी है, और उसके साथ साथ ये त्रिपुट क्लास जो है ये फॉलो कर रहा है तेग और तलवार कैटेगरी ऑफ शिप्स को, जिनको हमने रशिया से एक्वायर किया, ठीक है। फिर बात करेंगे सिम्स की, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में। अब इसको रिवैम्प करके सिम्स 2.0 कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसका सीधा सा काम आ जाता है कि स्टील के इंपोर्ट्स को मॉनिटर करना, है ना, जो भी हम बाहर से स्टील मंगा रहे हैं, और डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को भी देखना कि भाई इसकी ग्रोथ कैसे हो जाए।
कुछ नए फीचर्स में आ जाता है कि भाई इसमें एपीआई इंटीग्रेशन कर दिया गया है मल्टीपल गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ। क्वालिटी कंट्रोल एनहांस किया गया है। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। डेटा जो रहेगा, ये डेटा कस्टम्स को इनेबल करेगा बेटर एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्टील इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है। फिर आएंगे, बात करेंगे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की। तो इंडियन आर्मी 21st एडिशन में पार्टिसिपेट करेगी, कर चुका है मतलब, ऑफ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि आपकी मंगोलिया के उलान बटार में कंडक्ट की जाएगी। फिर हम बात करेंगे एक महान विभूति चंद्रशेखर आजाद की। 1906 से लेकर 1931 तक इनका जीवन काल रहा। रिसेंटली उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रिमेम्बर किया गया। इनका जन्म जो है वो अलीराजपुर में हुआ, एक प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे 15 साल की उम्र में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित किया, है ना, गफरी, अपने पिता का नाम स्वतंत्र, और उसके बाद अपना घर जो है वो उन्होंने जेल बताया जब उनको 15 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। काकोरी रॉबरी जो है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लाला लाजपत राय के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए उन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स को भगत सिंह और राजगुरु के साथ में लाहौर में 1928 में शूट भी किया। ठीक है। वायसराय की जो इंडिया की ट्रेन थी 1929 में, उस पर बम फेंकने की कोशिश भी की। और इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलके HRA को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तौर पे डिजिग्नेट भी किया इन 1928। ये फोटो उनका शायद रीवा का है। वैसे वो फोटो लेने से मना करते थे क्योंकि वो वेश ही इतने ज्यादा बदले करते थे, है ना। ये फोटो तब का है जब रीवा के महाराजा के यहाँ वो थे, और जब वो नहा के निकले थे तो उनका एकदम से फोटो खींचा, तो उस फोटो के लिए पता नहीं कैसे उन्होंने हाँ कर दी। फिर हम बात करेंगे मोइडाम्स की। बहुत चर्चा में है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की 43rd एंट्री के तौर पर इंस्क्राइब किया गया है, और ये अनाउंसमेंट की गई है 46th ऑनगोइंग सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। इंडिया पहला ऐसा सेशन कंडक्ट कर रही है जब से उसने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को को ज्वाइन किया है 1972। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को ज्वाइन किया है 1972। ठीक है। काजीरंगा भाई इससे पहले भाई हमारा आ जाता है, काजीरंगा के बाद में मानस भी आ जाता है। इसके बाद में ये जो मोइडाम्स है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में असम की 3rd एंट्री होंगे, और पहले होंगे कल्चरल कैटेगरी में। ये बाकी के दोनों भाई हमारे जो है ये नेचुरल कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। इंडिया ग्लोबली 6th पोजीशन पे आ जाती है मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज के मामले में। अब अगर हम अहोम मोइडम्स की बात करें, ठीक है, तो ये असम के चराई देव डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। अहोम रूलर्स के जो किंग्स हुआ करती थी, क्वींस हुआ करती थी, बाकी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनके बरियल ग्राउंड के तौर पे ये सर्व करते हैं। इनको इजिप्ट के पिरामिड्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है। 13th सेंचुरी के चाओ लुंग सिउ का फा, जो कि फाउंडर थे अहोम किंगडम के, उन्होंने पहली कैपिटल अपनी बनाई थी चे राई दोई। अब इसको चराई देव कहा जाता है ना, एट द फुट हिल्स ऑफ पटकई हिल्स। इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसको यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर हम बात करिए ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप की, जो कि लद्दाख में है। इसने कुछ इमेजेस को कैप्चर किया है। ठीक है। 116 मीटर का है ये। ठीक है। बिल्ड, सॉरी, 116 बिल्डिंग मीटर का बिल्डिंग साइज एस्टेरॉयड है। ये इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच थी जब अर्थ पे, तब भाई इस टेलीस्कोप ने इसकी इमेजेस को कैप्चर किया है। अगर हम ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप की बात करें तो इंडिया का पहला फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पे सिचुएटेड है एट हानले लद्दाख। ठीक है। इसको सेटअप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलोर का आ जाता है, और IIT बॉम्बे आ जाता है भाई। फंडिंग की गई है इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ एनटीएम्स इन 2023 एज पर WTO's वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स रिपोर्ट 2024। तो नॉन टैरिफ मेजर्स यानी कि एनटीएम्स की बात करें तो एनटीएम्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये हमारे होते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स। ये पॉलिसी मेजर्स होते हैं जो कि ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ्स के अंडर में नहीं आते हैं,
और ये पोटेंशियली डेट्रीमेंटल हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए इन गुड्स, चेंजिंग क्वांटिटीज, ट्रेडेड प्राइसेस और बोथ। इसमें हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं कोटास, प्राइस कंट्रोल, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड वगैरह वगैरह। अब वैसे तो एनटीएम्स आपके प्राइमरीली पब्लिक हेल्थ के लिए रहते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए रहते हैं, है ना। लेकिन इसके जरिए आपका क्या बोलते हैं जो ट्रेड होता है वो भी कई हद तक इफेक्ट हो जाता है। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे क्या कर देता है, नॉन टैरिफ मेजर्स लगा देता है, स्टैंडर्ड्स लगा देता है। जैसे इंडिया के मामले में देखा जाए तो हमारे मसालों में कमी पाई गई, हमारी जो फसलें जाती हैं, जो फल वगैरह जाते हैं, उनमें आपका ऑर्गेनिक कंटेंट इतना होना चाहिए, पेस्टिसाइड की ये लिमिट हो गई, वो लिमिट होगी, तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो फिर ये सब चीजें उसमें शामिल कर ली जाती। अब हम आगे बात करेंगे आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स प्रपोजल ऑन एलसीआर में इम्पैक्ट द बैंक्स अर्निंग बाय 4 to 11%। एलसीआर जो है उसके हिसाब से बैंक्स को एक बफर आपका मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, किसका, इजीली लिक्विफाइबल एसेट्स का, ताकि पोटेंशियल विथड्रॉल जो है वो आपकी 30 दिनों तक पूरी की जा सके, जो भी लोग पैसा निकाल रहे हैं। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी बैंक अफ्लोट रहता है, यानी कि टिका रहता है। अब एलसीआर को कैलकुलेट करने के लिए एलसीआर विल बी इक्वल टू हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज काउंट किया जाता है। हर वो एसेट जो कि इजीली और इंस्टेंटली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में एट मिनिमम और नो कॉस्ट ऑफ वैल्यू, उसको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट की कैटेगरी में डाला जाता है। एलसीआर बैंकिंग में जो होता है, इसकी वजह से बेसल 3 जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपके लागू किए गए। फिर इंडिया इज टेकन ओवर द चेयर ऑफ एडीपीसी फ्रॉम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर द ईयर 2024-2025। एडीपीसी की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है फॉर कॉपरेशन इन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडिया और उसकी 8 नाइबरिंग कंट्रीज जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर है एडीपीसी की, है ना। इसको 1986 में रीजनल डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर टीएमसी के तौर पे बैंकॉक थाईलैंड में स्टैब्लिश किया गया। फिर बात करते हैं सेंट हिलेरियन मोनेस्ट्री तेल रमम उमेर जो पैलेस्टाइन में है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में डाला गया, है ना। इसकी जो फाउंडेशन है वो सेंट हिलेरियन ने रखी थी, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट मोनेस्टिक साइट्स आ जाती है मिडिल ईस्ट में, जो कि 4th सेंचुरी को बिलोंग करती है। ये पहली मोनेस्टिक कम्युनिटी थी जो कि होली लैंड ऑफ जेरूसलम के आसपास थी, और इसकी वजह से मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस बाकी रीजन्स में भी फैलाई गई। इस मोनेस्ट्री की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो कि ऐसे बेसिकली क्रॉस रोड्स पे आती है जहां पर मेजर ट्रेड और कम्युनिकेशन रूट्स एशिया और अफ्रीका के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक्स जो है पेरिस में स्टार्ट हो चुके हैं खत्म भी हो गए, बहुत टाइम हो गया। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा लेट कवर कर रहा हूँ, कैचअप करने की कोशिश करूंगा। तो पेरिस 2024 की गेम्स है, उसमें 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं वो खेले जा रहे हैं। ब्रेक डांसिंग जो है भाई ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है और अब खत्म भी कर दिया गया, ठीक है। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये ओलंपिक्स की लिस्ट में जोड़े गए थे। पहले ओलंपिक्स आपके एथेंस यानी कि ग्रीस में 1896 में किए गए। से ओलंपिक गेम्स हर 4 साल से किए जा रहे हैं। 5 ओलंपिक की जो रिंग्स हैं ये सिग्निफाई करती हैं 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जिसमें ओलंपिक मूवमेंट चलता है। ओलंपिक का मोटो है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ये 3 लैटिन वर्ड्स है, इसका मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर बात करेंगे लेटविया की जिसकी कैपिटल है रिगा। इंडिया ने अपने नए रेसिडेंट मिशन को लेटविया में ऑपरेशनलाइज कर दिया है। लेटविया की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नेटो का भी ये मेंबर है। ये आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। लैंड बाउंड्रीज की तरफ देखें तो भाई एस्टोनिया आ जाती है भाई आपकी नॉर्थ में, रशिया आ जाती है ईस्ट में, बेलारूस आ जाती है भाई इसके साउथ ईस्ट में, और लिथुनिया आ जाती है इसके साउथ। मैरीटाइम बाउंड्री में आ जाती है बाल्टिक सी, और उसके साथ साथ यहाँ पर गल्फ ऑफ रिगा जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इनके जो है दैट इज गाइजन प्लेन्स हिल्स। मेजर रिवर्स आर डोगवा, और उसके साथ साथ आती है वेंटा। क्लाइमेट यहाँ का जो है वो थोड़ा ह्यूमिडिटी से भरा रहता है।
फिर हम बात करेंगे सीबीएसई लॉन्चेस सफल टेस्ट साइकिल 2024 विद अ प्लान टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। इसका सीधा सा मतलब है एक अपनी तरह का पहला सेंसस कंडक्ट करना, डेवलप करना, लर्निंग गैप्स के ऊपर जो बेसिस पे रहेगा, है ना, ताकि टाइमली रेमेडियल एक्शंस लिए जा सके। तो सफल का फुल फॉर्म क्या है? सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये एक कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, अलग अलग ग्रेड्स के लिए, ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए। ठीक है, जिनको असेस किया जाएगा उनके कोर कंसेप्ट, एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज के बेसिस पे और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे। की फीचर्स की इसमें बात करेंगे तो इसमें टेस्ट कोर आ जाता है। ठीक है, टेस्ट कोर कंसेप्ट जो है इसमें रॉट लर्निंग से अलग बात की जाएगी, भाई रट्टा मार पढ़ाई नहीं होगी। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट जो है नेक्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, और ये सब चीजें जो है उसमें शामिल की गई है। उसके बाद में आ जाते हैं सेंटर क्रिटिसाइजेस स्टेट ऑफ केरल फॉर अपॉइंटिंग एक्सटर्नल कॉपरेशन ऑफिशियल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्रिटिसाइज किया है केरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने एक सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन को अपॉइंट किया है। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उन मैटर्स में ना जाए जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना। भाई स्टेट गवर्नमेंट का विदेश मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें एक्सटर्नल अफेयर से लेके, तो ये सब आ जाता है 7th शेड्यूल में। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स यानी कि वो सारे के सारे मैटर्स जिसमें यूनियन किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन में आता है, वो आपका आइटम 10 में डाला हुआ है यूनियन लिस्ट में। तो इसके साथ साथ आर्टिकल 253 पार्लियामेंट का ये बताता है कि भाई ये पावर है उनके पास कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी और कंट्री के साथ कोई भी डिसीजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से ले सकें। आर्टिकल 293 आपकी टेरिटोरियल लिमिट्स बताता है स्टेट्स की बोरोइंग पावर्स पे, कि स्टेट्स जो है वो फॉरेन से लोन नहीं ले सकते, है ना, फॉरेन से लोन स्टेट नहीं ले सकते, आर्टिकल 293 में लिखा हुआ है। अब स्टेट के इंटरेस्ट क्या है एक्सटर्नल अफेयर्स में? तो देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो आ ही जाते हैं। ठीक है, कि मतलब हर स्टेट को चाहिए भाई एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन करना है ट्रेड का, इन्वेस्टर समिट्स की जाती है, वाइब्रेंट गुजरात वगैरह। रिसोर्स शेयरिंग वाला काम भी यहाँ पर आ जाता है। यानी कि वेस्ट बंगाल ने जब तीस्ता रिवर ट्रीटी का अपोजिशन किया था इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि इसमें वेस्ट बंगाल के रिसोर्सेज जा रहे थे, कल्चरल एंड डायस्पोरा कनेक्शन आ जाता है। यानी कि ऐसे स्टेट जिनके लार्ज डायस्पोरा, डायस्पोरा यानी कि लार्ज पॉपुलेशन आपकी बाहर है, अब्रॉड है, लाइक केरल, केरल के लोग गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा जाते हैं, तमिलनाडु के भी जाते हैं, ठीक है, पंजाब के लोग कनाडा वगैरह जाते हैं। तो ये लोग उन कंट्रीज के साथ कनेक्शंस मेंटेन करना चाहते हैं। रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसा बाहर से आता है उसको फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं। और गोवा जैसे स्टेट्स का इश्यूज कहाँ तक आ जाते हैं, वीजा रेगुलेशन से रिलेटेड आ जाते हैं, फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी आ जाता है कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, लाइक पंजाब, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह। सेफ्रॉन की बात करेंगे तो इरेटिक वेदर पैटर्न की वजह से, जैसे कि जो ड्राई स्पेल हो रहा है यानी कि बारिश कम हुई है, हीट वेव वगैरह हुई है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के केसर के जो फार्मर्स हैं वो लोग स्विच कर रहे हैं एप्पल और मस्टर्ड प्लांटेशन के लिए। सेफ्रॉन की बात करें तो सेफ्रॉन को कहा जाता है फ्रेग्रेंट स्टिग्मेटा। ठीक है, ये आपका पाया जाता है क्रोकस के फ्लावर्स में। मोस्ट कॉस्टली स्पाइसेस है वर्ल्ड में, 75,000 जो फ्लावर्स हैं वो चाहिए होते हैं 1 आउंस का प्योर सेफ्रन बनाने के लिए। तो कोई सस्ते में केसर के उसको खरीद मत लेना, फर्जी होगा। इसके अंदर एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्रोनसिन, सॉरी क्रोनसिन कहा जाता है। और कलरिंग प्रिंसिपल आता है इसके अंदर में क्रोसेरिन, जो कि येलो होता है। ठीक है, एग्रोनॉमिक कंडीशंस की बात करें सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए तो सब टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, 1500 से लेके 2250 मीटर्स तक। एनुअल रेनफॉल चाहिए 30 से लेके 40 सेंटीमीटर तक। और रिमेनिंग टाइम पे जो स्नो है वो पूरी जमीन को कवर करके रहना चाहिए। न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन वेल ड्रेन लूमी सॉइल इसके लिए काफी ज्यादा सही रहती है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा की।
तो यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के हिसाब से 6 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। ये राइटिंग बहुत बर्बाद आती है। 6 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जा चुका है और 4.7 करोड़ क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेशन भी दिया जा चुका है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था फॉर डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया, है ना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में कौन कौन सी आ जाती है? CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आ जाती है। टारगेट बेनिफिशरीज में कितना रखा हुआ है भाई? इसमें रखा गया है कि हर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड में से एक इंसान तो घर में से होना ही चाहिए जो कि 14 से लेके 60 साल की एज ग्रुप का बिलोंग करता हो। और ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है जिनके पास ग्राम पंचायत सेंट्रिक अप्रोच है। 20 आवर की ट्रेनिंग जो रहती है उसमें डिजिटल डिवाइसेस की ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरनेट यूज की, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, और ये प्रोवाइड कराया जाता है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में और इंग्लिश में। थर्ड पार्टी असेसमेंट आपका रिकॉग्नाइज एजेंसीज के द्वारा किया जाता है और सर्टिफिकेट जो है वो आपके अपलोड किए जाते हैं, ट्रेनीज को दिए जाते हैं इन देयर डिजी लॉकर अकाउंट्स। फिर बात करेंगे एक्यूलेरिया मलेसिनिस अगरवुड की। साइट्स जो है उन्होंने एक्सपोर्ट्स को ईज कर दिया है ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया। इसकी वजह से भाई फार्मर्स जो हैं उन पे काफी बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो एक्यूलेरिया मलेसिनिस की बात करेंगे एगरवुड, ये एक एवरग्रीन ट्री होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लोकल है, नेटिव है। इसके साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे पार्ट्स में भी पाया जाता है। इसको यहाँ पर एक एरोमेटिक प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। इकोनॉमिक यूटिलिटी अगर देखें तो एरोमेटिक प्लांट के जो ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो चिप्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनकी मार्केट में बहुत हाई वैल्यू होती है। IUCN ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला हुआ है, साइप्स ने अपेंडिक्स 2 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने शेड्यूल 4। फिर बात करेंगे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म कंप्लीटेड 10 इयर्स सिंस इट्स लॉन्च इन जुलाई 14। ये एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म आ जाता है जो लोगों को एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकें और गुड गवर्नेंस के प्रति कंट्रीब्यूशन दे सकें, है ना। ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, NFP है, अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, मेटी के अंडर में आ जाती है ये। इसका फंक्शन होता है सिटीजन्स के साथ में एंगेज करना फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उनके ओपिनियन लेना इश्यूज पे, टॉपिक्स पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे, वेलफेयर वगैरह पे। मल्टीपल एंगेजमेंट मेथोडोलॉजीज इन्होंने अपनाई हैं, लाइक कम्युनिकेशन विया सोशल मीडिया, पोल्स, सर्वेस, कॉम्पिटिशन्स फॉर क्राउड सोर्सिंग, है ना, लोगो डिजाइन वगैरह के लिए कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, ये सब होता है। फिर बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील ने रिसेंटली वर्ल्ड की पहली डेथ रिपोर्ट की है ड्यू टू और ओरोपाउच वायरस। ओरोपाउच वायरस जो है आपका, इसको OROV कहा जाता है, एक सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका में क्या करता है, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास पाया जाता है। ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट किया जाता है, आपका एक मच्छर होता है, इस मच्छर को कहा जाता है क्यूलिकॉइड्स पैराइनेसिस मिर्च, जो कि फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है, वाटर बॉडीज के आसपास। और दूसरे तरह के मच्छर भी रहते हैं, उनको कहा जाता है क्यूलेक्स क्विन की फस्किस मॉस्किटोज। ठीक है, नाम बहुत डिफिकल्ट है, पूछे नहीं जाएंगे वैसे शायद। सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स डेंगू के जैसे रहते हैं भाई, बुखार आता है, बहुत तेज फीवर आता है, हेडेक आता है, जॉइंट में पेन होता है, पेन आता है, नोजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आती है ना। अभी तक कोई भी एविडेंसेस नहीं थे ह्यूमन टू ह्यूमन OROV ट्रांसमिशन के। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन भी अभी और पाउचेड वायरस के लिए बनाई नहीं गई। फिर बात करेंगे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की, तो डिफॉल्ट बाय गवर्नमेंट ओन्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी वजह से जो लैंडर्स हैं, है ना, वो कवर के लिए डिमांड कर रहे हैं थ्रू एन इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्म्स एंड एलोकेशन ऑफ कोलेट्रल बिटवीन कॉमन लेंडर्स इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट ऑफ अ बरोअर। कोई उधार लेने वाला भाई डिफॉल्ट पोजीशन में चला गया है, उसने बोल दिया अब हम पैसा नहीं दे सकते, तो जिसने पैसा दिया है वो क्या करे, ये उस सिचुएशन को बताता है।
यानी कि इसमें आपका बोरोअर का जो राइट है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी पोजीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है जो कि कोलेटरल पेमेंट और पेमेंट प्रायोरिटी से रिलेटेड रहती है। इसके साथ साथ अलग अलग क्रेडिटर्स के हायरार्की भी देखी जाती है कि भाई किसने ज्यादा पैसा दिया है, किसने कम पैसा दिया है, तो उसकी हायरार्की भी बनाई जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट डायरेक्शन 2019, कोई भी डिसीजन जिसमें लैंडर्स ने एग्री किया है by representing 75% of value by total outstanding credit facilities and 60% of lenders by number shall be binding on all lenders। फिर हम बात करेंगे गोलन हाइट्स की। तो रॉकेट्स जो है वो इजरायली टेरिटरी में आगे गए हैं, है ना। इजराइल ने गोलन हाइट्स को कब्जे में ले लिया था सीरिया से, और ये कब्जे में लिया था 6 डे वॉर के दौरान 1967, है ना। और उसके बाद उन्होंने 1989 में इसको पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था। इसको इंटरनेशनली हर जगह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ये एक रॉकी प्लेट्यू है जो कि साउथ वेस्टर्न सीरिया में आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोलते हैं, गोलन जो है इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर आ जाती है भाई हमारी जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर आ जाती है, और सी ऑफ गैलीलेई भी आ जाता है जो कि वेस्ट में पड़ता है। माउंट हर्मन जो है वो इसके आ जाता है नॉर्थ में, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, यहीं पर कहीं होना चाहिए। माउंट हर्मन जो है वो नॉर्थ में आ जाता है, ठीक है। सीजनल वादी अल रुक्कत जो है वो इसके आ जाती है भाई ईस्ट में। ये नाम आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। और उसके बाद में यारमुक रिवर जो है वो इसके आ जाती है यहाँ साउथ में, हाँ ये रही, ठीक है। ये की सोर्स ऑफ वाटर का इस पूरे सूखे इलाके के लिए। ये लैंड फर्टाइल है, वॉल्केनिक सॉइल जो है उससे आपके वाइन यार्ड्स यहाँ पर प्लांट किए जाते हैं, कल्टीवेशन उनका होता है। अब उसके बाद द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के द्वारा। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है वर्ल्ड मैंग्रोव डे पर, है ना, जो को 26 जुलाई पे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया जो है इनके पास वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 1/3 मैंग्रोव्स ग्लोबली पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के पास अकेले ही भाई तकरीबन 1% वर्ल्ड के मैंग्रोव आ जाते हैं। उसके बाद वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका आता है। हाफ ऑफ वर्ल्ड के मैंग्रोव प्रोविंसेस जो हैं उनको थ्रेटेंड की लिस्ट में डाला गया है IUCN रेड लिस्ट ने और मैंग्रोव इकोसिस्टम्स ने। मैंग्रोव जो लक्षद्वीप आर्किपेलागो के आते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट के आते हैं, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे नेचुरल फार्मिंग की तरफ। यूनियन बजट 2024-2025 में एक अनाउंसमेंट हुई है कि नेचुरल फार्मिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको इनिशिएट किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करें, है ना। और ये सपोर्ट किया जाएगा सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा करवाया जाएगा, और जो भी आपकी विलिंग ग्राम पंचायत आ जाती है जो इच्छा रखती हैं इस तरह के प्रोसेस को अपनाने में। इसके साथ साथ 10,000 के आसपास नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी इस्टेब्लिश की जाएंगे। हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग एक लोकल लो इनपुट क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें सिंथेटिक केमिकल एग्रो इनपुट्स का कंप्लीट एलिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको कहा जाता है एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्रो इकोलॉजी बेस्ड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें क्रॉप्स, ट्रीज, लाइवस्टॉक को फंक्शनल डाइवर्सिटी के हिसाब से इंटीग्रेट किया जाता है। इनका सीधा सा एम होता है ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, जो कि आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। वैसे कि आपका एक प्रिंसिपल आ जाता है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। कोई भी सिंथेटिक एग्रो इनपुट्स नहीं डाले जाते, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स वगैरह नहीं। सॉइल जो है वो आपका थ्रू आउट द टाइम क्रॉप कवर से कवर्ड रहनी चाहिए। बायो स्टिमुलेंट्स का यूज किया जाना चाहिए ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल में बढ़ाई जा सके। मिनिमम टिलेक्स, जुताई कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन का यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि बीज अमृत आ जाता है, ठीक है, जीव अमृत आ जाता है, मल्चिंग आ जाती है, प्लांट प्रोटेक्शन आ जाता है, वपासा आ जाता है।
इन सब का यूज करना है, इसमें खनिज जीवन अमृत भी आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें करनी है। अभी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे स्टेट्स इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो CWC को GEEF अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, है ना। इससे इनके जो भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल मेजर्स हैं जो ये लोग अपना रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, डेटा कलेक्शन, फ्लड फोरकास्टिंग वगैरह से जुड़े हुए। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एडवाइस पे। इसको चेयरमैन हेड करते हैं, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक पर होते हैं। ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक अटैच्ड ऑफिस की तरह फंक्शन करता है। 3 टेक्निकल विंग्स आ जाती हैं, एक आ जाती है भाई आपकी डिजाइन एंड रिसर्च विंग, ठीक है। इसके बाद में एक आ जाती है वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग, और एक आ जाती है रिवर मैनेजमेंट विंग, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व यानी कि PTR की। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक आपकी अपनी तरह की अनोखी विंड टरबाइन का यूज किया जा रहा है जिससे पावर जनरेट की जाएगी, और ये किया जाएगा रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरास के लिए, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। ये आपका PTR की रेंज में ही किया जाएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है भाई? इसकी लोकेशन आपके कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? इसमें आपका आ जाता है इदुक्की, इसको हम लोग थकडी भी बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आ जाती है केरल की, और ये पूरा एरिया लाया करता है कार्डमम हिल्स में। कार्डमम हिल्स में करता है। कार्डमम हिल्स के साथ साथ यहाँ पर पंडलम हिल्स है, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ साउथ वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। ये पूरा एरिया जो है साउथ वेस्टर्न घाट्स में आ जाता है, पेनिसुलर इंडिया का। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो काफी ठंडा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर ठीक ठाक अच्छी खासी मिल जाती है, और हाई रेनफॉल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं, ग्रास लैंड्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ यूकेलिप्टस के प्लांटेशंस भी यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ की मेजर रिवर में कौन कौन सी है भाई? यहाँ की मेजर रिवर में है पेरियार। पेरियार के साथ साथ एक और रिवर आ जाती है, उसका नाम है मुल्लायार, ठीक है। इसके साथ साथ मुल्ला पेरियार जो डैम है वो भी PTR की रेंज में ही सिचुएटेड है। प्लस फोना की बात करें तो यहाँ पर एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, सांबर डियर, लेपर्ड, बार्किंग डियर, नीलगिरी ताहर, लॉयन टेल्ड मैकाऊ वगैरह पाए जाते हैं। फ्लोरा की बात करें तो 41% के आसपास फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लाइकली टू थ्रेटन हुलॉक गिबन हैबिटेट इन असम, है ना। अब ये बंदा जो है ह्यूलॉक गिबन, इसके बारे में बात करें तो ये ओनली एप की कैटेगरी में पाया जाता है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ना। ये इन्हें हम प्राइमेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। प्राइमेट्स यानी कि मंकी, लंगूर, चिंपांजी वगैरह, ठीक है। यानी कि ये पार्ट है एक ऐसी एरोबियल स्पीसीज का, और ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? ऐसे पेड़ों की कैनोपीज में, पेड़ों की कैनोपीज में रहना पसंद करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबन की, जिसको हुलॉक हुलॉक भी कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में पाया जाता है, खासकर ब्रह्मपुत्र रिवर से लेके दिबांग रिवर तक, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो आपका वेस्टर्न इलाका है वहां से लेके ईस्टर्न दिबांग तक ये पाया जाता है। ईस्टर्न बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी IUCN ने इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है। ईस्टर्न होलॉक की बात करें, ईस्टर्न होलॉक गिबन, इसको हुलॉक लिस्टोडेनाइज कहा जाता है। इसके स्पेसिफिक पॉकेट्स अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, कुछ जो है वो आपके असम में आते हैं, सदर्न चाइना, नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में आते हैं। इसको IUCN की वनरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इसको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC इनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम यानी कि ALNS जो है वो दे दिया गया है। ALNS आपका MK2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स यानी कि AFVS के लिए दिया है, जो कि इंडियन आर्मी को बिलोंग करेंगे, है ना। इसका प्रोक्योरमेंट जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया जाएगा। ALNS की बात करें तो ये आपका एक रिंग लेजर
गायरो नेविगेशन सिस्टम होता है ना। इक्विपमेंट जो होता है ये आर्मर्ड व्हीकल्स पे माउंट किया जाता है फॉर लैंड नेविगेशन इन फीचरलेस टेरेन। फिर डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। इनर्शियल मोड जो कि जीपीएस से इंडिपेंडेंट रहता है, इसको बोला जाता है इनर्शियल। ठीक है। हाइब्रिड मोड रहता है, ये आपके इनपुट्स लेता है इनर्शियल सेंसर और जीपीएस रिसीवर से। ठीक है। और 7 जीपीएस मोड आ जाता है, ये इनर्शियल सेंसर इनपुट से इंडिपेंडेंट रहता है। फिर बात करेंगे वेनेजुएला की, जिसका कैपिटल है कराकस। तो प्रेसिडेंट का नाम है निकोलस मादुरो। वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को तीसरी बार जीत चुके हैं। लोकेशन की बात करें तो ये नदर्न एंड पे आ जाता है साउथ अमेरिका की। ठीक है। लैंड बाउंड्रीज में ईस्ट की तरफ आ जाता है गुयाना। ठीक है। ब्राजील आ जाता है, काफी बड़ी कंट्री है साउथ में। और कोलंबिया आ जाता है वेस्ट। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो भाई यहाँ पर है हमारा कैरेबियन सी और यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इज पिको बॉलीवर। हाईएस्ट पॉइंट है पिको बॉलीवर। और उसके साथ 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 मेजर रिवर्स आ जाती हैं रियो नीग्रो और ऑर्निनोको और आ जाती है अरेकुआ। ठीक है। क्लाइमेट यहाँ का हॉट है, ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की कैटेगरी में आता है, इक्वेटर के पास में आ जाते हैं इसीलिए। फिर एक्सट्रीमली हैवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हुआ वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट में लाया करता है, और कई सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो वेस्टर्न घाट जो है हमारा, ये एरिया सेकंड मोस्ट वनरेबल हॉटस्पॉट में आ जाता है इंडिया के लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में, है ना। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हिमालय। वेस्टर्न घाट्स फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं यहाँ पे मानसून के टाइम में। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई सॉइल डेप्थ एंड स्टीप स्लोप। यहाँ के स्लोप्स काफी ज्यादा स्टीप है, ये हम लैंडस्लाइड वाले एरिया में पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाई सॉइल डेप्थ की वजह से क्या रहता है, ज्यादा पानी का रिटेंशन सॉइल के अंदर हो जाता है, और उसकी वजह से एक और वाटर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड हो जाता है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई इश्यूज डायरेक्शंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स डब्ल्यूडी एंड लार्ज डिफॉल्टर्स। डायरेक्शंस आपके इशू किए गए हैं आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर करना फॉर क्लासिफाइंग अ बोरोवर। ठीक है। बोरोवर को क्लासिफाई करना कि वो विलफुल डिफॉल्टर है लेंडर्स के द्वारा, है ना। मार्च 2023 के हिसाब से 16,883 अकाउंट जो है उन्होंने टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो उन लोगों ने लिया था, जिसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाला गया है, जिन्होंने खुद को डिफॉल्टर घोषित किया। ठीक है। अब इसमें प्रोविजंस क्या आ जाते हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर आ जाते हैं, यानी कि विलफुल डिफॉल्ट जिनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख और उससे ऊपर है ना। विलफुल डिफॉल्ट तब होता है जब बोरोवर जो है वो पैसा चुका पाने में असमर्थ है, डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट या रिपेमेंट करने के लिए जो उसने लैंडर से लिए हैं। और लास्ट डिफॉल्टर आपका तब होता है कि जब आपका 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा आपका डिफॉल्ट में चला गया हो, है ना। इसमें भी नॉर्मली क्या किया जाता है कि भाई सूट जो है वो फाइल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद बंदे के अकाउंट को डाउटफुल या फिर लॉस की कैटेगरी में भी डाल दिया जाता है। फिर बात करेंगे फुली एक्सेसिबल रूट एफएआर बॉन्ड्स की। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने सारे नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 14 साल और 30 साल की जो टेन्योर्स हैं उसको हटा दिया है फुली एक्सेसिबल रूट से। प्रीवियसली एफएआर जो है, एफएआर में फॉरेन इन्वेस्टर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी गई थी इन बॉन्ड्स की, लेकिन नए मीजर्स जो है उसके द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन इनफ्लोज को रिडायरेक्ट कर दिया जाए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की तरफ, है ना। आरबीआई ने एफएआर को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो इन्वेस्ट कर सके स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज में। ठीक है। अब एलिजिबल इन्वेस्टर्स आपके कोई भी इंसान जो इंडिया से बाहर रहता हो, ठीक है, उसको डेफिनेशन फेमा के अंडर में दे रखी है। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम एनएटीएस 2.0 पोर्टल फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस, जिसकी हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की थी।
ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से लॉन्च किया गया है फॉर स्किलिंग इंडियन यूथ। की फीचर्स की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स वाले बंदों को एक प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं ड्यूरेशन की 6 महीने से लेके 1 साल तक की इंटर्नशिप जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी, है ना। अप्रेंटिस के दौरान अप्रेंटिस को एक स्टिपेंड अमाउंट दिया जाएगा, 50% जो आपकी री इम्बर्सेबल रहती है टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि जिसका 50% एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ट्रेनिंग के एंड में इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी दिए जाए। फिर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट फाउंड 4 स्पीसीज ऑफ स्टर्गन, जिसमें से मोस्ट एंडेंजर्ड फिश स्पीसीज ग्लोबली भी आ जाती है। उसके अंदर आपकी एक तो आ जाती है स्टेलेट स्ट्रगन, उसके बाद में एक आ जाती है रशियन स्ट्रगन, एक आ जाती है बेलुगा। बेलुगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है आईयूसीएन लिस्ट में, और चौथी आ जाती है स्टेरलेट, जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती है आईयूसीएन रेड लिस्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रगल्स होती है ना, ये लार्ज फ्रेश वाटर या फिर इनको कहा जाता है एंड्रोमस। एंड्रोमस फिशेस होती है नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स की। ये फिशेस 250 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड में इवॉल्व हुई हैं, यानी कि जुरासिक पीरियड के टाइम से इवॉल्व हुई हैं, और इनको जेनेटिकली लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि तब से इनके अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनको स्टडी करके काफी सारी चीजें डिड्यूस की जाती। स्ट्रगल्स को हेवली एक्सप्लॉइट किया जाता है ग्लोबली उनके रोई के लिए, जिसको एक्स कहा जाता है, जिसको कैवियार कहा जाता है, और उनके मीट के लिए। 1998 से इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑल स्पीसीज ऑफ स्ट्रगल्स को रेगुलेट किया गया है साइट्स के अंडर। फिर फ्लाइट जो लद्दाख एयरपोर्ट पे कैंसिल की गई हाई टेम्परेचर की वजह से, हमें ये समझना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट फ्लाइट के टेक ऑफ पर कैसे होता है। तो देखो, एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स आपके ऊपर की तरफ क्या रहते हैं, थोड़े से कर्व्ड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एयर आपके टॉप, जो विंग्स के टॉप से आती है, वो एज कंपेयर टू बीनीथ द विंग थोड़ा सा ज्यादा तेज मूव करती है। फास्टर मूविंग एयर क्या करती है, एक लो प्रेशर जनरेट करती है विंग के ऊपर। ये सब बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से होता है एज कंपेयर टू, सॉरी, यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। ठीक है, ये होगा। अब डिफरेंस जो एयर प्रेशर में होता है, उससे आपकी एक लिफ्ट फोर्स है वो जनरेट होती है विंग्स के नीचे, जिसकी वजह से एयर क्या बोलते हैं, एरोप्लेन को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। हाइयर टेम्परेचर क्या करता है, एयर को एक्सपेंड कर देता है, मतलब कि उसकी डेंसिटी हो जाती है कम। ठीक है, तो फ्यूअर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है अंडर द नीथ द एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे अब मॉलिक्यूल जो है वो काफी ज्यादा कम है, तो भाई डेंसिटी काफी कम है, तो लिफ्ट जो है वो जनरेट नहीं हो पाता प्लेन को पुश करने के लिए। फिर बात करते हैं 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन न्यू दिल्ली। WHC रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को, और उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज फंड को भी ये लोग उसके यूज को डिफाइन करते हैं। इनका फाइनल से रहता है किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना है कि नहीं। अब इसमें भाई की आउटकम्स क्या हैं, तो सबसे पहले मॉडम्स, जिनकी हमने बात लेक्चर की स्टार्टिंग में की थी, असम से इनको इंडिया लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इंडिया के टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 43 पर पहुंच चुके हैं। इंडिया ने $1 मिलियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी दिए हैं। इसके साथ साथ इंडिया और यूएस ने फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को भी साइन किया है टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू द यूएस। उसके बाद आते हैं टेराकोटा पाइपलाइंस को अनर्थ किया गया है किलाड़ी में, ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज हमारे पुरखों को हुआ करती थी, और उन्होंने इसके प्रॉपर आपके क्या बोलते हैं सिस्टम्स भी बनाए, है ना। मतलब कि अलाइनमेंट जो यहाँ पर किया गया है वो एक की फीचर आ जाता है। किलाड़ी की बात करें तो ये आपका एक संगम एज का एरिया आ जाता है, 500 BC से लेके 300 CE तक। ठीक है, ये वैगई रिवर पर सिचुएटेड है, नियर द टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CDS में।
ठीक है। एग्जीक्यूशंस जो हैं उनसे ये पता चलता है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है जो कि संगम एज में एग्जिस्ट किया करती थी। फिर हम बात करेंगे शहीद ऊधम सिंह जी की। 1899 से लेकर 1940 इनका जो बलिदान दिवस है 31 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। इनका जन्म पंजाब की संगरूर में हुआ था। ठीक है। भगत सिंह से काफी ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में इन्होंने देखा था, उसका बदला लेने की प्रण भी ली थी। इनके ऊपर एक मूवी आई थी विकी कौशल की, काफी अच्छी मूवी है जलियांवाला बाग मैसेकर का, इससे बेटर डिपिक्शन मैंने कहीं नहीं देखा। आजाद पार्टी इन्होंने बनाई इन शिकागो। ठीक है। जो कि गदर पार्टी का ही एक पार्ट थी। 30 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओ टॉर को शूट किया जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और जलियांवाला बाग मैसेकर उसके सुपरविजन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक जरूरी न्यूज आ जाती है कि देखो भाई, दो बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। एक तो होगा CAPF AC 2025 बैच, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 7 महीने का बैच है। और दूसरा भाई हमारा होगा बसंतर 2 CDS 1 2025 बैच, ये भी हमारा 1 जनवरी से होगा और ये 100 डेज का बैच है। इसका एग्जाम भाई हमारा होगा 30 अप्रैल। ठीक है। और इसका जो एग्जाम है हमारा वो होगा 3 अगस्त को। दोनों बैचेस हमारे रन करेंगे पैरेलली साइमल्टेनियसली। दोनों के शेड्यूल, दोनों की टाइमिंग, सिलेबस वगैरह के बारे में सब कुछ मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप लोग इनरोल करने में इंटरेस्टेड है देन 8839961158 पर DM कीजिए इनरोल करने के लिए। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड विद दिस बैच। देखो आप सबको पता है कि डिफेंस स्टाफ इज द बेस्ट प्लेस टू टेक योर प्रथम पब टुवर्ड्स योर ड्रीम एकेडमी। देखिए इससे बेटर जगह नहीं है, इससे जेन्युइन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इससे बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए आपको, इससे स्पेसिफिक कंटेंट आपको एग्जाम के लिए कहीं और नहीं मिलेगा। आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो हमने रील्स में और बाकी कंटेंट में डाल रखे हैं। हमने आंसर कीज में भी प्रॉपर उन कंटेंट को डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम से, हमारे क्लासरूम से पूछे गए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, एक कन्विक्शन है, मेरा प्राइड है जो मुझे बताता है कि भाई हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है ना। तो प्लीज डू लाइक, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस वीडियोस अगर ये आपको हेल्पफुल लगते हो तो। इट विल हेल्प अस टू ग्रो। ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा हम लोगों को ग्रो करने में। हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए कंटेंट के बेसिस पे, बट आई होप कि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो हम लोगों को मिलेगा एंड देन वी विल एक्सेल इन दिस वीक। जय हिंद टू यू।